हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग मोशन गति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आज का पहला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन ए, ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके। ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षित है न तो इसका सृजन होता है न ही विनाश। ऑप्शन सी, हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का अर्थ है ऊर्जा संरक्षित है, न इसका सृजन होता है न ही विनाश। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को 1841 ईस्वी में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। इनके अनुसार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु इसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, परम दाब है। ऑप्शन ए, गेज दाब +1 बार। ऑप्शन बी, गेज दाब +2 बार। ऑप्शन सी, गेज दाब -1 बार। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो परम दाब गेज दाब +1 बार के बराबर होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। तो भार डिपेंड करता है कि उस जगह पे उसका ग्रेविटी कितनी है। तो हम जानते हैं कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। तो यदि पृथ्वी पर किसी भी पिंड का भार 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार होगा 1/6 को हम 600 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा। तो चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन होगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए, शून्य। ऑप्शन बी, इकाई। ऑप्शन सी, ऋणात्मक। ऑप्शन डी, धनात्मक। तो किसी सदिश का परिणाम कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी, ऋणात्मक। सी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है, परिणाम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, घड़ी की कुंडलित कमानी में ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी, दाब ऊर्जा। ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा। तो घड़ी की कुंडलित कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जब घड़ी का पेंडुलम अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तब उसमें अधिकतम संचयित स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही पेंडुलम उच्चतम बिंदु से निम्नतम बिंदु की ओर गति करता है उसकी यह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक समान आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गोले को यदि ऊंचाई से एक साथ गिराई जाए तो दोनों गिरेगी। ऑप्शन ए, कुछ अंतर पर। ऑप्शन बी, एक साथ। ऑप्शन सी, पहले लोहा फिर लकड़ी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसका वेट कुछ भी हो एक समान ऊंचाई से गिराएं तो दोनों एक साथ गिरेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि कोई पिंड आसमान या से गिरती है तो उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो दोनों पिंडों पर समान होगा। यदि हम हवा के प्रतिरोध को नगण्य माने तो दोनों एक साथ गिरेंगी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा की सतह पर। ऑप्शन ए, द्रव्यमान और भार कम हो जाता है। ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है। ऑप्शन सी, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है। ऑप्शन डी, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसका भार उस जगह के गुरुत्वीय बल के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहेगा जबकि केवल भार कम हो जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शक्ति कहलाती है। ऑप्शन ए, कार्य करने की दर। ऑप्शन बी, कार्य करने की क्षमता। ऑप्शन सी,
दिशा परिवर्तन की दर, ऑप्शन डी गति परिवर्तन की दर। तो शक्ति कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। शक्ति इजकल टू कार्य बटे समय, ये इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? चूँकि हम जानते हैं कि W इक्वल टू M इंटू जी होता है, जहाँ W वस्तु का भार होता है, M उसका द्रव्यमान होता है और G वहाँ का गुरुत्वीय त्वरण होता है या गुरुत्वीय बल होता है। तो W हम 29.4 रखेंगे, M हमको फाइंड करना है और पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल त्वरण का मान 9.8 होता है। तो M इक्वल टू 29.4 अपॉन 9.8, इसकी वैल्यू 3 किलोग्राम आएगी। ऑप्शन ए बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। ऑप्शन ए जड़त्वाघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो यदि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण होता है विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है। ऑप्शन ए उनकी दिशा अलग होती है, ऑप्शन बी उनका परिणामी शून्य होगा, ऑप्शन सी उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। दो वेक्टर जिनका मान असमान है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, जबकि दो समान वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? ऑप्शन ए कापरनिक्स, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। जर्मन गणितज्ञ जॉन केपलर ने 1609 ईस्वी में सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की चाल संबंधी अपने नियम प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चलती हुई गोली, ऑप्शन बी बहता हुआ पानी, ऑप्शन सी चलता हथौड़ा, ऑप्शन डी खिंचा हुआ धनुष। तो खिंचे हुए धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि खिंचा हुआ धनुष स्थिर अवस्था में होता है, इसलिए इसमें स्थिर ऊर्जा होती है। तो स्थिर ऊर्जा को जैसे कि किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो स्थिर ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जड़त्वाघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी टार्क, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी कोणीय संवेग। तो जड़त्वाघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल टार्क होता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी दोगुनी, ऑप्शन सी चौगुनी, ऑप्शन डी चौथाई। तो हम जानते हैं कि किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ mv² होता है, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान और v उसकी वेलोसिटी होती है। चूँकि यहाँ पे वेग को आधा करने की बात कर रहा है तो v इक्वल टू हम 1/2 v रखेंगे, v डैश इक्वल टू 1/2 v रखेंगे। इस हिसाब से इक्वल टू 1/2 इंटू 1/4 mv² आ जाएगा। तो किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पे उसकी गतिज ऊर्जा चौथाई हो जाती है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए इक्वल टू 1/2 पहले से था, जबकि mv² भी पहले से था, 1/4 है, तो गतिज ऊर्जा पहले की 1/4 हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं। जब हम किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित कण के वेग का डायग्राम खींचते हैं तो हम देखते हैं कि मिडिल में उसका जो वेग होता है मैक्सिमम होता है और ऊपर नीचे धीरे धीरे कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। ऑप्शन ए न्यूटन 1 न्यूटन, ऑप्शन बी 10 न्यूटन, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन डी 9 न्यूटन। तो हम जानते हैं कि W = m × g होता है। W हमको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। m यहाँ पर 1 किलोग्राम दिया गया है और g की वैल्यू 9.8 होती है। तो W = 9.8 न्यूटन होता है। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 1 जूल बराबर है। ऑप्शन ए 10³ अर्ग के, ऑप्शन बी 10⁵ अर्ग के, ऑप्शन सी 10⁷ अर्ग के, ऑप्शन डी 10⁻11 अर्ग के। तो हम जानते हैं कि जूल कार्य का मात्रक होता है। MKS यूनिट में कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं, जबकि CGS प्रणाली में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल = 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह ऑप्शन ए बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी आगे की ओर झुकता है, ऑप्शन सी भीतर की ओर झुकता है, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं झुकता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ऐसा वह इसलिए करता है जिससे कि वह अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बच सके। अब केंद्रीय बल F = mv² होता है, जहां m पिंड का द्रव्यमान, b वेग और r त्रिज्या जिससे कि वह केंद्र की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किसी वस्तु का संवेग ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है और ऑप्शन डी केवल वेग पर निर्भर करता है। चूँकि हम जानते हैं किसी वस्तु का संवेग m = संवेग होता है द्रव्यमान × वेग। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संवेग जो होता है पिंड के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। इस हिसाब से ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। ऑप्शन ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन बी केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन सी परिणाम परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्तित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चूँकि अभिकेंद्र बल सदैव केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। पृथ्वी के भ्रमण की गति है। ऑप्शन ए 2.8 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 31 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 25 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन डी 39.5 किलोमीटर पर मिनट। चूँकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या r = 6400 किलोमीटर होती है और ओमेगा कोणीय वेग = होता है 2πn/60 रेडियन पर मिनट। इस पे हम सारी चीज़ें रखेंगे तो हमें जो पृथ्वी के भ्रमण की गति आएगी 2.8 किलोमीटर पर मिनट आएगी। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। लेंज के नियम
किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन डी चार्ज। तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम का नतीजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ ऑप्शन ए वायुमंडल में धूल कण नहीं होते हैं, ऑप्शन बी बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है, ऑप्शन सी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन डी रात में वर्षा होती है। तो मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ बालू जितनी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। ये नेचर का नियम होता है कि कोई भी वस्तु जितनी जल्दी ऊष्मा को अवशोषित करती है उतनी ही जल्दी उसका उत्सर्जन भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। यदि पिंड के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी 2 गुना हो जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि प्रक्षेप गति में परास r = u² sin 2θ/g होता है। तो यदि हम उसका वेग दोगुना कर देंगे मतलब u कर देंगे तो r जो है 4u² sin 2θ/g हो जाएगा। तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि प्रक्षेप के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका परास 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव हम तक कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में एवं अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।